तो हेलो एवरीवन। आज आरआरबी एनटीपीसी जो 12th लेवल है उस पे आने वाले मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम आने वाली है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन एग्जैक्ट रिपीट होंगे ये तो नहीं कह सकता, लेकिन इस तरह के ही क्वेश्चन है, इसी मेथड पे जरूर पूछे जाएंगे और हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे। इतना दावा तो मैं कर सकता हूँ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका क्या है। A can do a piece of work in 12 days. B can do it in 15 days. They work together for 5 days and then B leaves. In how many days will A finish the remaining work? तो ये बोल रहा है कि A है किसी काम को 12 दिनों में और B किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो अगर ए है वो 12 दिनों में और बी है अगर 15 दिनों में कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि टोटल वर्क मान लेते हैं अपने तरफ से कि टोटल वर्क है जो इन दोनों को डिवाइड करे, इन दोनों को 60 मान लेते हैं। तो ए की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो 5 हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 4। वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो अगर 5 दिनों तक काम करते हैं एक साथ तो उनके द्वारा किया गया काम कितने हिस्से काम कर लेंगे वो। तो अगर एक दिन में दोनों मिलकर 9 काम करते हैं, 5 4 9, तो 5 दिनों तक वो 45 काम कंप्लीट कर लेंगे। मतलब 45 काम कंप्लीट करने का मतलब है कि 15 वर्क अभी रिमेन रहेगा, शेष रहेगा इतना वर्क। अगर 15 वर्क और कंप्लीट करना है और फिर बी छोड़ देता है तो शेष एक काम कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। तो ए को 15 काम करने के लिए उसको 3 दिन और लगेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो 3 डेज आएगा। इसका ऑप्शन ए होगा। तो इसका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है कि 15 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अगर मैं 15 वस्तु खरीदता हूँ तो 10 वस्तु बेचता हूँ। अगर मैं तो अगर मान लेते हैं कि एक वस्तु के जो क्रय मूल्य है वो सीपी है, तो 15 वस्तु का कितना हो जाएगा, 15 सीपी हो जाएगा। अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी मान लेता हूँ तो 15 वस्तु का क्रय मूल्य 15 सीपी हो जाएगा। और एक वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी मान लेता हूँ तो 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 10 एसपी हो जाएगा। तो वो दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि बराबर बता रखा है कि 15 सीपी बराबर 10 एसपी के हैं। तो यहाँ से सीपी अपॉन एसपी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 अपॉन में 15। अगर काटे तो 2 अपॉन में 3। तो अगर सीपी 2 है, दो 2 है तो एसपी कितने हैं, 3 है। तो अगर किसी चीज को 2 रुपए में खरीद रहा हूँ और 3 रुपए में बेच रहा हूँ, इसका मतलब 1 रुपए मुझे लाभ हो रहे हैं कितने पे, 2 रुपए पे। इसका मतलब मुझे 50% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो मुझे 50% का लाभ हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे तो ये जो बोल रहा है कि साइन प्लस कोस थीटा की वैल्यू है √2 है, तो 10 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, तो 10 का मान निकालना है। तो 10 का मान क्या होगा, तो 10 का मान निकालने के लिए वो बता रखा है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √2 कोस थीटा। अगर मैं 10 का मान निकालना हो तो सारे को कोस से डिवाइड कर दूंगा। किससे डिवाइड कर दूंगा, कोस से। तो मैंने कोस से डिवाइड कर दिया।
तो cos से cos कट जाएगा, ये हो जाएगा 1, और ये भी हो जाएगा 1। तो ये √2 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और 1 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो टेन थीटा बराबर होगा √2 -1। इतना सिंपल सा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो देखो, किसी निश्चित धनराशि पे 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपए है, तो वह धनराशि क्या होगी? और मान लेते हैं कोई भी प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल दी है, वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे पता है कि आर की वैल्यू अगर दे रखा है 5%, तो अगर टाइम है 2 इयर्स है, तो अपने को पता है कि सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज माइनस सिंपल इंटरेस्ट की जो फॉर्मूला होता है वो R²/100 होता है। तो आर की वैल्यू मतलब 5 × 5/100, और ये जो होता है वो परसेंट में होता है, तो इसका मतलब 0.25%। तो 0.25% की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 25 रुपये दे रखी है। अगर 0.25% की वैल्यू 25 रुपये है, तो मुझे पता करनी है 100% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू होगी वो 25/0.25। अब मुझे 100% की वैल्यू पता करनी है, क्योंकि मुझे प्रिंसिपल पता करना है। प्रिंसिपल 100% होता है, तो ये यहाँ से पॉइंट हटाया तो 1 और 100 आएगा। 25 के टेबल में एक बार में, तो कितने आंसर आ जाएंगे, 10,000 आंसर आ जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो 72 किलोमीटर/आवर की गति से चल रही है। ये इतने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी? तो अपने को पता है कि टाइम बराबर होती है कि रेलगाड़ी की जो लेंथ होती है वो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन में स्पीड होता है, यही फॉर्मूला होता है। तो लेंथ प्लेटफॉर्म का लेंथ है इतना मीटर प्लस, और ट्रेन का लेंथ है, एक लंबी रेलगाड़ी इतने घंटे की चाल से चलती है, इतने लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में जो रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है वो कितनी है, 150 है, 150। और ये दोनों के दोनों किस में है, मीटर में है। और यहाँ पे मैं जो स्पीड रखने वाला हूँ वो रखने वाला हूँ किलोमीटर/आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अब मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5 बचते 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 चौक होता है 72, और 150 और 250 मिलके बना देते हैं 400, और 400 को 4 से काटेंगे तो 100 आ जाएगा, और 5 के टेबल में 100 को काटेंगे तो 20 आ जाएगा, तो आएगा 20 सेकेंड, और 20 सेकेंड ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन ये है, दो बेलनों के आयतनों का अनुपात x/y है, तो उन्हें उनकी ऊंचाइयों का अनुपात। तो बेलन का आयतन होता है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर इज x रेशियो बाई द रेशियो ऑफ दियर हाइट इज 1 ए रेशियो बी, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ दियर रेडियस, तो उनके रेडियस का लेंथ पता करना है। तो मान लेते हैं पहले सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो पाई R1 का स्क्वायर H1 होगा, और दूसरे सिलेंडर के वॉल्यूम होगा पाई R2 का स्क्वायर H2। इन दोनों के बीच की रेशियो दे रखी है x/y। x x H1/H2 की जो वैल्यू दे रखी है वो A/B दे रखी है। क्यों? क्योंकि हाइट का रेशियो A/B बता रखा है, तो ये तो रेशियो ही तो है, और पाई से पाई कट जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर में, अगर H की वैल्यू A है और H2 की वैल्यू B है, H1 की वैल्यू A है, H2 की वैल्यू B है, तो वो उधर जाएगा तो वो X के साथ में जाएगा, और A जाएगा वो Y के साथ में जाएगा।
तो ये हो जाएगा एक्स बी अपॉन में बाई ए, और स्क्वायर है तो अगर यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो किस में जाएगा, रूट में जाएगा। तो एक्स बी अपॉन में बाई ए का रूट क्या है, एक्स बी अपॉन एक्स बी का रूट और बाई ए का रूट, तो ऑप्शन नंबर ए ही है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करें। तो मिक्सचर जो अपने पास है 70 लीटर का है, तो उसके बीच में जो रेशियो है वो 2:1 है। तो मिल्क और वाटर के बीच का जो रेशियो है 2 कितना है, 1 है। और इन दोनों को मिलाने पे 60 लीटर का एक मिश्रण तैयार हो जाता है। तो इस तरह के मिश्रण में, ये जो अपना पास में मिश्रण है, इस तरह के मिश्रण में पानी की मात्रा कितना मिलाया जाए कि वो मिश्रण 1:2 में हो जाए, मतलब मिल्क 1 हो जाए और जो वाटर है केवल शुद्ध पानी मिलाना है और वाटर 1 से 2 हो जाए और मिल्क 1 हो जाए। तो केवल मैं इसमें क्या मिला रहा हूँ, पानी मिला रहा हूँ, इसका मतलब मिल्क की जो मात्रा होगी दोनों ही मिक्सचर में सेम रहेगी। और अगर मान ले कि पहले वाले मिक्सचर में 2 लीटर उसकी मात्रा थी मिल्क की और 1 लीटर पानी था, तो अब 2 लीटर मिल्क है तो दूसरे वाले मिक्सचर में भी मिल्क को ना तो निकाला ना तो हटाया ना कुछ किया, तो मिल्क तो 2 लीटर ही होनी चाहिए थी दूसरे वाले भी मिक्सचर में। तो ये 1 लीटर और 2 लीटर पानी बता रहा है। तो चलो ठीक है, पानी तो बढ़ा मैं मान सकता हूँ क्योंकि पानी मैंने मिलाया था, इसलिए पानी की मात्रा बढ़ रही है। लेकिन मिल्क की मात्रा कम कैसे रही है, इसका मतलब मेरे मिल्क की मात्रा को मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए इसको, इस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करते ही 2 लीटर मिल्क हो जाएगा और 4 लीटर पानी हो जाएगी। इसका मतलब मुझे टोटल कितने लीटर, 3 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। लेकिन ये 2 लीटर मिलाना पड़ेगा वो तो सारे रेशियो में बात हो रही है। एक्चुअल में जो पहले मिश्रण थी वो 60 लीटर थी। तो अगर हम बात करें एक यूनिट की जो वैल्यू थी वो 2 और 1 3, 3 लीटर है, 3 लीटर की वैल्यू थी वो 60 थी। तो मुझे एक यूनिट की जो वैल्यू मिली वो 20 मिली। तो मुझे 3 लीटर पानी मिलानी है, तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 20 है तो 3 × 20 तो कितने हो जाएंगे, 60। तो 60 लीटर मुझे पानी मिलाना पड़ेगा, तो 60 लीटर पानी मुझे मिलाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि देखो 7 की पावर 1 होता है वो 7 होता है, 7 की पावर 2 होता है वो 49 होता है, 7 की पावर 3 होता है वो कितना होता है, 7 की पावर 3 43 होता है, और 7 की पावर 4 होता है वो 2401 होता है। इसका मतलब हर बार पावर 4 इंटू अगर पावर 4 करोगे तो 7 की पावर 8 हो जाएगा, और 2401 को 2401 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा 1 होगा। इसका मतलब, कहने का मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 4 का जो मल्टीपल होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, उसका यूनिट डिजिट तो 1 होगा। तो अगर देखें तो 4 का जो मल्टीपल है वो इसमें से निकाल दिया जाए तो कितना होगा, तो तो 4 × 3 = 12, और 4 × 3 = 12 कितने रह गए, 3 और 3 रह गए, और 8 × 4 = 32, तो कितना रह जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो यूनिट डिजिट होगा, मैं इसको ऐसे दो भागों में तोड़ सकता हूँ, 767 इंटू 152 इंटू 2467 की पावर 1 इंटू 341 अपॉन में 7 की पावर 2। और जिसके लास्ट का यूनिट डिजिट 1 है उसका पावर चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, 4 हो, उसका यूनिट डिजिट 1 ही बना रहेगा। अगर उसका एक यूनिट डिजिट 1 बना रहेगा तो इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। और ये देखा जाए तो ये जो है वो 4 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है, तो 7 की पावर 4 का जो मल्टीपल होता है तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा और इसका यूनिट डिजिट 7 होगा। तो अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट 7 आएगा, तो यूनिट डिजिट 7 ए का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन ये है कि x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो 5 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी होगी। तो अपने पास में एक फॉर्मूला होता है कि फॉर्मूला अपने पास में ये होता है कि अगर ये दे रखा हो और अपने को x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालना हो, तो फॉर्मूला ये होता है x प्लस 1 में x का होल क्यूब माइनस 3x प्लस 1/x, ये फॉर्मूला होता है। तो इसकी जो वैल्यू है 5 दे रखी है, तो 5 का क्यूब माइनस 3 × 5, तो 5 का क्यूब होता है 125 माइनस 50, इसका आएगा 110। तो आंसर नंबर बी आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी पढ़ लेते हैं। 11 प्रश्नों का माध्य 50 है, पहले 6 प्रश्नों का माध्य 49 है, अंतिम 6 प्रश्नों का माध्य 52 है। तो छठवें प्रश्नों का माध्य कितना होगा। छठवां प्रश्न कितना होगा, तो 6 को जो 49 से मल्टीप्लाई कर दो और 6 को 52 से मल्टीप्लाई कर दो और 11 को 50 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो छठवें फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो छठवें फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसको और कैलकुलेशन को सही करूँ तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो और 6 माइनस कर दो, और इसको भी 6 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो और 12 माइनस कर दो और 11 × 50। तो अगर मैं इसको और इसको अगर मैं देखूं तो ये 12 × 50 है, तो कितना आएगा -6 -12 प्लस के 50 होगा। तो ये टोटल 18 हो गया। 18 इसमें से कमेंगे तो 18 कमेंगे तो 32 बचेंगे। सॉरी, इस यहाँ पे तो प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, तो प्लस आएगा तो यहाँ पे होगा 6 + 50, तो हो जाएगा 56। तो इसका आंसर होगा ए। ऐसा क्यों हुआ, इसका मैं इसको सही ढंग से समझा देता हूँ कि मैंने ये कैलकुलेशन किया कैसे। देखो, मैंने इसको ऐसे किया कि 6 को 49 को मैंने 49 50 माइनस ए कर लिया और 52 को 50 + 2 कर लिया और -11 -50। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 × 50 -6 प्लस 6 × 50 और प्लस का 12 माइनस के 11 × 50। तो 6 × 50 और 6 × 50 मिलके 12 × 50 बन गए। 12 × 50 में से 11 × 15 माइनस होंगे तो कितने बनेंगे, 1 × 50 बच जाएंगे। अगर 1 × 50 बच गए और -6 में से प्लस का 12 गए तो प्लस का 6 बच जाएगा। तो 50 + 6 कितने हो जाएंगे, 56 हो जाएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन था, इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो।